अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर। आजकल जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ, उसी सिलसिले में बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि हम रिमांड और मुख्तलिफ जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे एसोसिएटेड उस पर बात करें। रिमांड पे तो मियाँ साहब और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की है, उसकी वीडियो का लिंक आपके सामने पॉपअप भी हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने बाइफिकेट किया है कि फिज़िकल रिमांड क्या होता है, जुडिशल रिमांड क्या होता है, ट्रांसिटरी रिमांड क्या होता है, कितने दिन का होता है, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। उस सब को तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इन सिनेरियोज़ और इन सवालों की रोशनी में हमने सोचा कि आज बात करते हैं डिस्चार्ज के बारे में, कि डिस्चार्ज क्या है, कब किया जाता है, कौन करता है, क्या ग्राउंड्स होते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है। तो मियाँ साहब के पास चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम। ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है आजकल। हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अंडर द फायर हैं बाय द स्टेट एजेंसीज, और अमूमन जनरल पब्लिक से बात करती है कि रिमांड कब तक चलेगा। उस पर तो हमने काफ़ी तफसील में बात कर ली, लेकिन अभी आपने और मैंने केस में हमारी पूरी टीम ने जो काम किया वो डिस्चार्ज के मैटर को देखते हैं। इतना रिगरेसली हमने शायद किसी ट्रायल को, अपील को या किसी रिट को परस्यू नहीं किया जितना रिगरेसली हमने रिमांड को कंटेस्ट करने की कोशिश की। तो क्या है डिस्चार्ज और किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है? अच्छा विशाल, मैं आपके सामने ना एक प्रोपोजिशन पॉस्टुलेट करता हूँ, उसके कॉन्टेक्स्ट में आऊँगा। एक एफआईआर होती है 406, 14/6/2025 को एफआईआर रजिस्टर्ड होती है 406 की, और उसके अंदर कहा जाता है, और मैं आइडेंटिटी कंसील करूँगा, कि अली हैदर कहता है कि विशाल के साथ मेरे बड़े अच्छे दरीना ताल्लुकात थे, और वन फाइन डे ये मेरे पास आया और इसने मुझे कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो अपनी गाड़ी मुझे देगा। मैंने अपनी गाड़ी इसको दे दी, और जब गाड़ी दी तो उसने मेरे से 7 दिन के लिए मांगी थी। तो 7 दिन बाद जब मैंने उसे गाड़ी मांगी तो उसने मुझे गाड़ी नहीं दी, और अब मैं उससे गाड़ी मांग रहा हूँ तो वो मुझे धमकियां दे रहा है। लिहाजा इसके ऊपर 406 की एफआईआर दर्ज की जाए। टाइम एंड डेट ऑफ अकरेंस बताते हैं 9 माह कबल। अगर कैलकुलेशन की जाए एफआईआर 14/6/25 की हुई है, और 9 माह कबल बनेगा 14/9/2024। अच्छा, ये वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग केसेस जो मेरे हाथ से गुजरा अभी, और बड़े अरसे बाद मज़ा आया मुझे रिमांड के अंदर जाके रिमांड कंटेस्ट करने का, क्योंकि अब ज़्यादातर हम लोग इन्वेस्टर होते हैं एपलेट काम के साथ। बड़ा मज़ा आया रिमांड कंटेस्ट करके, और अच्छा लगा दोबारा से वैसे ही इतना एग्रेसिव मैच डालना और ये वो सारा कुछ। हैविंग सेड दैट, 14/6/25 को एफआईआर दर्ज होती है विशाल जी, और 28/6/25 को विद इन 10 डेज उसका चलान भी जमा हो जाता है, 75 का वारंट भी लिखा जाता है, 87 की कार्रवाई भी हो जाती है, और कहा जाता है कि 512 भी कार्रवाई की जाए। अच्छा, चूंकि वो जो मुलजम था ही वॉज फ्रॉम कराची, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से परमिशन लेके जाके उन्होंने कराची में छापा मारा, उस बंदे को पकड़ लिया, उसका ट्रांजिटरी रिमांड लिया और इधर पंजाब के अंदर ले। अच्छा, जब वो पंजाब के लिए अंदर लेके आया, देन आई वाज एंगेज्ड एज अ काउंसलर टू कंटेस्ट द रिमांड एंड फर्दर एंसिलरी मैटर्स कनेक्टेड टू दैट प्रोपोजिशन। अच्छा, जब मुझे क्लाइंट्स ने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो जब उन डॉक्यूमेंट्स को मैं देखता गया, पहली बात तो ये है कि मेरा बड़ा एडमेंट व्यू है, और आपकी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिली है जो आपने वीडियो 406 के ऊपर बनाई है। उसका लिंक भी पॉप आउट इधर हो जाएगा, जिसके अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में, और बिलखसूस सरदार जो तारिक मसूद साहब की जजमेंट की रोशनी के अंदर, उसको एक वाइट एंड ब्लैक कलर दिया कि कहाँ 406 बनेगी, कहाँ नहीं बनेगी। तो इस प्रोपोजिशन को एफआईआर को पढ़ने के बाद भी मेरा ख्याल था कि 406 नहीं बनती, पहली बात। दूसरी ये बात, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए तो मैंने आपको बताया कि 14/6/25 की एफआईआर है, 9 माह कबल का हुआ है, जो कि 14/9/24 बनेगा। लेकिन 3/12/24 को इन दोनों पार्टीज के दरमियान एक सिविल लिटिगेशन चल रही, और उसके अंदर जवाब दावे के अंदर वो जो कंप्लेनेंट है वो कंसीड करता है इस बात को कि गाड़ी मेरे पास है और गेरे इस्तेमाल किया। सो दैट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विद मी कि आई शुड टारगेट द डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज ऑन द रीजन के जी ये तो मेरे खिलाफ, पहली बात तो 406 बनती नहीं है, और दूसरी ये बात कि कोई एविडेंस ही अवेलेबल नहीं है, सवाए इसके कि देयर आर 2 पर्सन्स
one who's the complainant saying that I have given the card, and the other witness who happens to be the brother of the complainant that I saw that he handed over the car. Rest, no evidence available. Whereas I have the evidence in which that same complainant, I have filed a civil suit against him, and that is pending before the civil courts in Gujranwala. And on 3/12/2025, 3/12/2024, that same complainant saying, I have the car. So this is what. So I targeted कि I am going to target on a very first day कि सर इसके अंदर इस मुलजम को जो है वो डिस्चार्ज बनता है सेक्शन 63 के मुताबिक. अच्छा, सेक्शन 63 को आपने जब विशाल देखना है ना, आपकी मैं ऑडियंस को भी ये बताऊंगा कि आपने सेक्शन 63 को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना सेक्शन 169 के साथ. डिस्चार्ज एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है. दोनों की ग्राउंड्स फर्क है, दोनों के ऑपरेटिव मैकेनिज्म फर्क है, दोनों पे जो केस लॉ अवेलेबल है वो टोटली फर्क है. सो इन दोनों को कभी कंफ्यूज नहीं करना. और ये भी याद रखना कि 63 कभी 169 का ताबे नहीं है, क्योंकि 169 ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है. सो अभी मैं 169 को इस वीडियो में नहीं टच करूंगा. आई विल कीप माई सेल्फ कन्फाइंड टू दी सेक्शन 63. सेक्शन 63 ये कहता है डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन एप्रीहेंडेड. डेफिनेटली किसी के खिलाफ एफआईआर हुई होगी और उसको पुलिस ने पकड़ लिया. अब विद इन 24 आवर्स उस पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस मुलजम को इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना. अच्छा, जब आपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है तो सेक्शन 63 कहता है कि नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर shall be discharged except. Now when I say discharged, it is not defined under CRPC के what is discharge. So हमें guidelines judgment से लेनी पड़ेगी. So shall not be discharged unless क्या होगा, except on his own bond, कि वो अपना जाती मचलका दे, ठीक है, वो दे, या कॉमा ऑन बेल, दैट कोई बेल पिटिशन आ ले तो उसके ऊपर रिलीज के, और ऑन अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट. सो ये 3 एनेबलिंग जिसे कहते हैं वो प्रोविजंस नहीं कहूंगा, 3 एनेबलिंग सिनेरियोज हैं 63 के अंदर, कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगे कि अगर इन दोनों फ्रीकेंड के दरमियान कोई दीवानी दावा चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रही है, जिस तरह 406 एलेज की जा रही है, 406 बनती नहीं है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो देयर एंड देन उसको उसके अपने बॉन्ड के ऊपर रिलीज कर सकता है, जो कि पुलिस नॉट नॉर्मली इन ऑल सर्कमस्टांसेस दे डोंट डू इट. दे पुट द बैरल ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट ऑर्डर करे, हम क्यों ये अपने ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो देयर कम्स अ सिनेरियो जहां के ऊपर जज जो है वो मैजिस्ट्रेट जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं. अब इसके अंदर भी 2 सिनेरियोज है विशाल. एक ये है, पुलिस ने जब किसी बंदे को पकड़ा और अपनी तफ्तीश की, तफ्तीश करने के बाद उसको ऐसा लगा कि इसका मजीद रिमांड लेना चाहिए, उन्होंने मजीद रिमांड लिया और फिर भी उसने उस बंदे को कहा कि इसको डिस्चार्ज ना किया जाए, इसको जुडिशियल कर दिया जाए. ये एक सिनेरियो है. दूसरे सिनेरियो में पुलिस ने लिखा कि चूंकि इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है, चूंकि इनकी दीवानी लिटिगेशन चल रही है, चूंकि इनके दरमियान माबैन कोई सिविल डिस्प्यूट है, चूंकि इनके दरमियान कोई कारोबारी ट्रांजैक्शन है, चूंकि इसकी एप्लीकेशन से 406 नहीं बनती, लिहाजा इसको डिस्चार्ज किया जाए. अब दूसरे सिनेरियो के अंदर आ जाता है मैजिस्ट्रेट. अब मैजिस्ट्रेट की यह पावर है कि वो पुलिस की जो ओपिनियन है, एक जिसे कहते हैं ना फेमस माकूला है जो हर जगह बोला जाता है, दैट द ओपिनियन ऑफ द पुलिस इज नॉट इप्सी डिक्सिट ऑन द यानी कोर्ट, कि उसकी जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के अंदर. सो जो मैजिस्ट्रेट है वो डिसएग्री कर सकता है, मैजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल भी कर सकता है, मैजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है. अब यहां पे सवाल खड़ा होता है कि जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है एक मैजिस्ट्रेट के पास, वो बहुत सख्त क्राइटेरिया है, क्योंकि जजेस भी इस बात पे हेजिटेंट होते हैं कि क्यों डिस्चार्ज किया जाए, कि अगर पुलिस वाले ने लिख दिया हुआ है कि डिस्चार्ज किया जाए तो वो देखते हैं कि किस बेसिस के ऊपर उसने लिखा है.
और अगर आप इन जजमेंट्स को देखिए तो मैं कुछ जजमेंट्स आपके सामने रखता हूँ, वो पावर पॉइंट के अंदर एंड पे भी लगा दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जी बहादुर वर्सेस द स्टेट, पीएलडी 1985 सुप्रीम कोर्ट 62 है। फिर उसके बाद मुजफ्फर अहमद वर्सेस द स्टेट है 2021 पीसीआर 1393 लाहौर है। फिर आशिक हुसैन वर्सेस सेशन जज लोधरा है, पीएलडी 2001 सुप्रीम कोर्ट 271 है। फिर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है तारिक सलीम शेख साहब की, जो कि इस पूरे सिनेरियो को बहुत अच्छे तरीके से कैटर करती है। दैट जजमेंट इज मुजफ्फर अहमद वर्सेस द स्टेट, रिट पिटिशन नंबर 50883 ऑफ 2020। और इसके अंदर उन्होंने बताई है कि एक डिस्चार्ज करने की ग्रांट किया। द मेस्ट एंड द मोर इंपॉर्टेंट वन इज ऑफेंस डज नॉट मेड आउट, जैसा मैंने कहा 406 बनती नहीं है, सो ये ऑफेंस नहीं बनता इसके ऊपर। फिर उसके बाद नो एविडेंस इज अवेलेबल, हमारे वाली प्रोपोजिशन जो आपके सामने रखी थी उसके अंदर स्टेटमेंट था, नथिंग एल्स, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था। सो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर। फिर उसके बाद आ जाता है कि जी कोई ऐसी एविडेंस जो है वो नहीं पेश की गई, कोई ऐसा प्लॉजिबल रीजनिंग इस एफआईआर को लॉन्च करने के लिए दी गई। सो इन पैमानों के ऊपर मैजिस्ट्रेट देखता है कि अब मैंने इस बंदे को डिस्चार्ज करना है कि नहीं करना। अगर जो कि वर्ड इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 63 के अंदर, वो एग्जैक्टली वही है कि जहां पे स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट के ऊपर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। अमूमन हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या होती है, आपने बहुत सारे केसेस में भी देखा होगा कि रीसेंट पास बड़े हाईलाइटेड केसेस थे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, जिसमें मैजिस्ट्रेट्स ने डिस्चार्ज किया। सो जो हथकड़ियाँ लगा के मुलजमान को लेके अदालत के अंदर आए थे, इफ़ द मैजिस्ट्रेट्स थे कि जी ये जो मैजिस्ट्रेट है वो समझता है कि ये ऑफेंस नहीं बनता, कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई प्लॉजिबल रीजनिंग अवेलेबल नहीं है, और सबसे बड़ी बात डिस्चार्ज की जितनी भी डोमेन है, जितना भी केस लॉ है विशाल, वो सारा का सारा इंसर्कल करता है लाइफ, लिबर्टी को, ड्यू प्रोसेस को, इन सारी चीजों को, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 30, इन सारी चीजों को केटर करता है। सो ये तमाम के तमाम गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एक मैजिस्ट्रेट के लिए। सो मैजिस्ट्रेट देयर एंड देन कैन आस्क फॉर दी bail bonds, or he can ask, direct a special order whereby accused is discharged. So once accused is discharged, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं। फॉर इंस्टेंस पुलिस ने डिस्चार्ज लिखा जिससे मैजिस्ट्रेट ने एग्री कर लिया, डज दैट मीन विशाल कि मुकदमा खत्म हो गया? Does that mean that it is a withdrawal of prosecution? The answer to those questions is no. Because given that time, in that scenario, in that specific time, there was no evidence was available. But any evidence which was subsequently available, prosecution will take place until and unless police enters into 116 Act. That is a different topic we will not discuss. So यहाँ पे जब आप डिस्चार्ज करते हैं किसी को, दैट डज नॉट मीन कि मुकदमा खत्म हो गया। सो मैजिस्ट्रेट, बल्कि यहाँ पे एक और जजमेंट भी है, दैट जजमेंट इज विद रेफरेंस टू, वो मैं एंड पे लगा दूंगा, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि इवन द मैजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज दिस पावर सुओ मोटो, बिकॉज यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कोई एप्लीकेशन देनी है, ऑन अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। मैं जब मैं सीआरपीसी को देखने की कोशिश करता हूं तो ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ सीआरपीसी आपकी मैजिस्ट्रेट और पुलिस के इर्द गिर्द घूम रही होती है। सो मैजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर्स है यहाँ पे, सो वो उस वक्त स्पेशल ऑर्डर करके उसको डिस्चार्ज कर सकता है। हमारे केस के अंदर द मैजिस्ट्रेट साहब डिड नॉट एग्री टू द डिस्चार्ज जो ओपिनियन पुलिस की थी, और उन्होंने डिसएग्री करते हुए उसको जुडिशियल किया। बट वेरी नेक्स्ट डे वी मूव्ड अ बेल इन विच 1 day नोटिस वॉज इशूड, और उसके बाद जब वो बेल की स्टेज आई तो बेल वॉज ग्रांटेड, क्योंकि डिस्चार्ज करने के लिए ग्राउंड्स और हैं। बेल की जब बात करेंगे फिर आपने 497 फर्दर इंक्वायरी के अंदर आना है, और जो ग्राउंड्स हमने रिमांड स्टेज पे एजिटेट की थी, वो यानी डिस्चार्ज के लिए एजिटेट की थी, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही स्टेप इन हुए बेल स्टेज के अंदर, वही ग्राउंड्स अप्रिशिएट की गई। अच्छा सर, अभी जो आपने बात की थी 63 की पे डिस्चार्ज जब कर दिया जाएगा, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो रुक गई है। तो लेट्स जस्ट से हाइपोथेटिकली मुझे आज डिस्चार्ज किया गया, रात को ही पुलिस को कोई नया पीस ऑफ एविडेंस मिल गया, कोई नया फैक्ट सामने आ गया, या कोई नया विटनेस सामने आ गया, एंड दे फील दैट इनफ इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल इज अगेंस्ट मी, तो क्या तफ्तीशी अफसर फौरन मुझे गिरफ्तार कर लेगा?
अच्छा, पहली बात निशान मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं रुकती जब तक कि 173 की मुकम्मल रिपोर्ट ना आ जाए। एंड यू मीन एट व्हाट आई एम सेइंग कि मुकम्मल रिपोर्ट, क्योंकि 302 के अंदर भी नामुकम्मल चलान आए होते हैं, प्राइम मुकराम भी नाम नामुकम्मल नहीं होते हैं। सो जब तक मुकम्मल तब तक नहीं रुकी, पहली बात। बल्कि सो मच सो, अब तो वो जो मैंने फारूक हैदर साहब वाली जजमेंट बताई थी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सो इन्वेस्टिगेशन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हाउएवर, if that person who is being discharged by the special order of the magistrate, light of the judgment Muzaffar Ahmed versus the state by His Lordship Mr. Justice Tariq Salim Sheikh साहब और उसका relevant पैरा 12, 14, 15 और 18, इस जजमेंट की रोशनी में उन्होंने ये बताया है कि फिर आईओ ने अगर दोबारा गिरफ्तार करना है तो उसको दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट से, और जब वो दोबारा परमिशन लेगा आपकी एप्रीहेंशन खड़ी हो सकती है, यू कैन मूव फॉर द प्री अरेस्ट पे। सो चूंकि वहां पर डिस्चार्ज हुआ था, बेल बॉन्ड नहीं लिया गया, बेल नहीं ली गई थी, या पुलिस वाले ने उसके अपने बॉन्ड पे नहीं उसको छोड़ा था, जो स्पेशल ऑर्डर था, तो उस ऑर्डर को रिवर्ट बैक करवाने के लिए दोबारा आपको जो है वो स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट लेना पड़ेगा। तो सेफ टू से कि जब डिस्चार्ज का ऑर्डर होता है तो आपकी नेचर कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, टू सम एक्सटेंट वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में दे जाते हैं कि यू हैव टू गेट द वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट टू अरेस्ट दैट पर्सन। तो नेचर ऑफ द ऑफेंस जो है वो एक डिस्चार्ज मजिस्ट्रेट ऑर्डर से चेंज किया जा सकता। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, और थैंक यू सो मच फॉर व्यूअर्स। ये टॉपिक जितना सुनने में सिंपल लगता है इतना है नहीं। अगर हम आपको बताएं कि किस तरीके से हमारे 2 से 3 दिन इस रिमांड को कैसे 12 दिन लगे हैं तैयार करने में, और जो हमने जो रिमांड कंटेस्ट किया और जो डिस्चार्ज के लिए हमारे आर्ग्यूमेंट से रिगरसली ऑल्दो हमें डिस्चार्ज शो ग्रांट नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से विशाली ये फाइलें हैं, ये इतनी बड़ी फाइलें हैं जिससे आज की जो हमने ये आपको अपनी वीडियो में नज़र आ जाएंगे। और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि किस तरीके से जो हमारी कन्वेंशनल प्रैक्टिस चलती है अमूमन उस पर डिस्चार्ज के आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए जाते। कोशिश ही की जाती तो और इनका रिमांड पूरा और तो बेल फाइल की जाए, बट हमारी वीडियोस के तवस्सुल से हम ये चाहते हैं कि अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए, कानून की ताबे रह के, कानून के मुताबिक रह के, और सीआरपीसी की जो निटिग्रिटीज़ हैं, जो सीआरपीसी का कैमेलियन करेक्टर है, जिस तरह हम ये सब कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने बड़े सोच समझ के लिखा है, तो उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। इस वीडियो के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच आउट टू यू। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।